हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। तो आज 9 अप्रैल हो गया है, करंट अफेयर्स हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 टॉपिक। ठीक है, एक ट्राइब बहुत फेमस चल रही है, बहुत न्यूज़ में है, वो आपकी है चंगपा नोमैडिक। ठीक है, नोमैडिक हम सबको पता है, खाना बदोश जो ट्राइब जनजाति होती है, जो खाने के लिए इधर से उधर भटकती रहती है, उसको कहते हैं नोमैडिक। ठीक है, अभी रिसेंटली ये रेलिवेंट क्यों है, ये क्यों न्यूज़ में था कि जो सोनम वांगचुक हैं, ये कई दिन तक अनशन में रहे, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, और इन्होंने अभी कॉल ऑफ किया है पश्मीना बॉर्डर मार्च। इनका उद्देश्य है कि जो चंगपा नोमैडिक ट्राइब है उनकी स्थिति को हाईलाइट करना, सरकार के सामने पेश करना, सो डैट गवर्नमेंट वुड टेक एक्शन फॉर देयर वेलफेयर। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लैंड को खो डाला ड्यू टू चाइनीज़ इनकर्जन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा चैंगपा ट्राइब को पढ़ते हैं, उससे इम्पॉर्टेंट क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो हम देखते हैं। ये जो चांगपा है, इन्हें चंपा भी कहा जाता है। ये सेमी नोमैडिक पीपल हैं। ठीक है, जो खासकर रहते हैं लद्दाख। मैं बता दूं, तिब्बत का रीजन जो है, जो तिब्बत है, तो उस तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है, तिब्बत में भी ये ट्राइब रहती है, और लद्दाख के साउथ ईस्टर्न में तिब्बत से लेके ये यहाँ तक फैली हुई है ये ट्राइब, चांगटंग प्लेटू। ठीक है, ये प्लेटू में रहते हैं। ठीक है, स्मॉलर नंबर रिसाइड्स इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन इन चाइना। और ये लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल जो भी कल्चर एफिनिटीज़ हैं वो शेयर करते हैं तिब्बतन्स के साथ। ठीक है, इनके जो रिलीजन है, धर्म है, वो बुद्धिज़्म है। बुद्ध को ये मानते हैं। ये हाई अल्टीट्यूड पेस्ट्रोलिस्ट हैं। ठीक है, जिनका मेन काम क्या होता है, पशु चराना जिसे कहते हैं। ये याक और गोट्स को चराते हैं। ठीक है, चलिए इसमें और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जैसे कि ये सेमी नोमैडिक है, कुछ समय के लिए ये किसी एक जगह में भी स्टे करते हैं, अपना टेंट लगा के रहते हैं, जो याक स्किन का बना होता है, जिसे कहते हैं रीबू। ठीक है, इस रीबू में इनका फैमिली डेटी होता है, स्पिरिचुअल हेड होता है, और स्पिरिचुअल हेड ज़्यादातर किसे मानते हैं लोग, दलाई लामा को। ठीक है, इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे। नेक्स्ट आपके सामने है प्रत्युष। ठीक है, ये भी न्यूज़ में था। एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे चांद के फार साइड में जो है रखा गया है, स्थापित किया गया है। पहले तो प्रत्युष की फुल फॉर्म क्या है, प्रोबिंग रीओनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन। ठीक है, इसे किसने बनाया, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बेंगलुरु विद एक्टिव कोलेबोरेशन फ्रॉम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसरो ने और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर इस जो टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप को बनाया है। इनिशियली इसरो इसको रिप्लेस करेगा इनटू ऑर्बिट अराउंड अर्थ। आफ्टर सम फाइन ट्यूनिंग द स्पेस एजेंसी विल लॉन्च इट मून वर्ड्स। क्या था, दो तरह की रेडियो जो टेलीस्कोप है वो यूज़ की जाती है। एक होती है आपकी ऑप्टिकल, ठीक है, दूसरी आपकी होती है रेडियो वेव्स। ऑप्टिकल जो एक ऐसी विजिबल आपकी कह सकते हैं, एक ऐसा टेलीस्कोप है जो हम निरीक्षण करते रहते हैं, आसमान, एटमॉस्फेयर, तारों का, सौर मंडल का। लेकिन क्या होता है कि पॉल्यूशन इतना है कि ये फेल कर जाता है। वहीं पे जो रेडियो टेलीस्कोप है, अर्थ से जो हम यूज़ करके हम जो जांच पड़ताल, जो रिसर्च करना चाहते हैं, वहाँ पे भी रेडियो सिग्नल में हम फंस जाते हैं। टीवी और उसके सिग्नल से हमें वो भी नहीं मिल पाता है। इसलिए ये प्लानिंग हो रही है कि चांद की जो फार साइट है वहाँ पे रखेंगे, जिसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी और हमें सारे सिग्नल्स मिलेंगे। हम डिटेक्ट कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, सिग्नल्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज। यानी कि जब बिग बैंग के बाद 50 मिलियन से लेके 1 अरब, मतलब उस समय में पहला स्टार कैसे बना, फर्स्ट स्टार, हाउ इट फॉर्म्ड, द नेचर ऑफ द फर्स्ट स्टार्स एंड व्हाट वाज द लाइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टार्स। वो कौन सी विकिरण निकली थी पहले स्टार से। तो ये सारा एनालिसिस करना है इस
टेलीस्कोप का, इस रेडियो टेलीस्कोप का जो मेन गोल है वो यही डिटेक्ट करना है इन सिग्नल्स को। इट विल कैरी अ वाइड बैंड फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना, a self-calibrating analog receiver and a digital correlator to catch radio noises in all important signals from the dark ages. ठीक है। The target instrument sensitivity is at the level of a few Milky without being limited by any systematic features. ठीक है। रेडियो वेव्स क्या होती है? ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इसका बहुत इट हैज़ अ मच लॉन्गर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। ठीक है। ह्यूमन यूज रेडियो वेव्स एक्सटेंसिवली फॉर कम्युनिकेशन। दिस रेडियो टावर हैज़ बोथ रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर एंटीनास टू ट्रांसमिट एंड रिसीव रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी। तो ये प्रत्युष में बस आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखना। ये कौन सी टेलीस्कोप है? रेडियो टेलीस्कोप है। ये कहाँ पे साइट की जा रही है? मून के द्वारा, मून की फार साइड पे, मून के द्वारा नहीं, मून की फार साइड पे। किसने मिलके बनाया और इसका मेन रोल क्या है? बस यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट आपका है रेयर टोटल सोलर एक्लिप्स। यस, 8 अप्रैल यानी कल सूर्य ग्रहण था। ठीक है। ये एक ऐसा ग्रहण था जो भारत में विजिबल नहीं था, लेकिन कई कंट्रीज़ में, जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पे ये विजिबल रहा, कुछ समय के लिए दिखाई दिया। और ये सूर्य ग्रहण जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, बट ये था टोटल सोलर एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स क्या होता है? जब जो मून है दैट पासिस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, यानी कि जब पूरी तरीके से सन को ये एकदम ढाक लेता है, जब सन और अर्थ के बीच में आ जाए और सन की जितनी भी किरणें हैं वो बिल्कुल दिखे ही ना, अर्थ पर पहुँचे ही ना, यानी पूरा क्या छा जाएगा? काला काला, है ना, काले बादल, काला आसमान। ठीक है। और सिर्फ एक कोरोना जिसमें सिर्फ आउटर दिखेगा। ठीक है। जैसे कि ये इस तरीके से, ऐसा 2017 में हुआ था। ठीक है। चारों तरफ छा गया और सिर्फ वही साइड का ही पोर्शन दिखता रहा। ठीक है। ये आपका हुआ सोलर एक्लिप्स। अब ये कैसे विजिबल है? वेयर विल इट बी विजिबल? ये आपका अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट है वहाँ पे आपका ये विजिबल रहा। ठीक है। ये इंडिया में विजिबल नहीं था। नेक्स्ट जो एनुलर सोलर एक्लिप्स होगा, ये देखिए एनुलर है। अब ये एनुलर क्या होता है ये हमें देखना है। ये 2031 में होगा, ठीक 6 साल बाद, जो विजिबल होगा भारत में May 21। ठीक है। चलिए, जो सोलर इक्लिप्स होते हैं ना वो हर साल 2 से 5 बार आते हैं, 3 से 4 तरह के होते हैं सूर्य ग्रहण। लेकिन जब टोटल सोलर इक्लिप्स की बात करें ना तो ये सिर्फ 550 दिन, यानी कह सकते हैं 1.25 साल अप्रॉक्स के बाद ये आपको दिखाई देते हैं। इस तरीके का नज़ारा दिखता है। इट टेक्स मोर देन 300 ईयर्स फॉर अ टोटल सोलर एक्लिप्स टू बी व्यूएबल फ्रॉम द सेम लोकेशन। ठीक है। ये आपके टाइप्स हैं। टोटल सोलर एक्लिप्स मैंने बता दिया क्या होता है। सिर्फ अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो सन का कोरोना होता है दैट बिकम्स विजिबल एज द स्काई डार्कन्स सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द प्राइम टाइम ऑफ द टोटल सोलर एक्लिप्स। ये सबसे ब्यूटीफुल होता है। ये इस तरीके से होता है। ठीक है। ये दिखाई दे रहा होता है साइड का। पार्शियल जो होता है वो इस तरीके का होता है। इट क्रिएट्स अ क्रेसेंट शेप। एनुलर सोलर एक्लिप्स कैसा होता है? ये इस तरीके से होता है। मून कवर सन बट नॉट 100%। तो ये एक रिंग ऑफ फायर बना देता है। ये बिल्कुल जरा देखो ये और इसमें क्या फ़र्क है। यही आपका 2031 में होने वाला है। क्वेश्चन फंस सकता है, ये डिक्लेयर हुआ है। और एनुअल में व्हेन द मून इज़ टू फार अवे फ्रॉम द अर्थ टू completely cover the sun's disk resulting in a ring of sunlight or an annulus। ठीक है। हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स क्या है? when the type of eclipse changes between annular, जब एनुलर और टोटल में चेंजेस होता है, मून का शेडो मूव्स अक्रॉस द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो आपका हाइब्रिड कहलाता है। चलिए, बैंकर्स लाउड वेलकम किया आरबीआई का फोकस ऑन डिसइन्फ्लेशन। अभी इस साल की फर्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें रेपो रेट अनचेंज्ड रहा।
ये 7वीं बार था कि जब रेपो रेट चेंज नहीं किया, 6.5% ही रहा। पिछले वीडियो में मैंने पूरा मीनिंग बताया था, यहाँ पे शॉर्ट में समझिए। रेपो रेट क्या होता है? जब बैंक्स आरबीआई से जिस दर पर, जिस ब्याज पर उधार लेते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है। गिरवी रखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब बैंक्स के पास अगर ज़्यादा पैसा होगा तो वो जनता को देंगे कम ब्याज पे, जिससे कि जनता के पास मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। हाई मनी सप्लाई लीड्स टू हाई इन्फ्लेशन इन द मार्केट। तो आरबीआई ने देखा कि भाई मार्केट में ऑलरेडी महंगाई है, तो महंगाई को रोकने के लिए मनी सप्लाई हैज़ टू बी रिड्यूस, कम होनी चाहिए। जनता के पास पैसा ज़्यादा आने से खर्चा करता है और दुकानदार को उत्तेजित कर देता है कि वो भाई अपनी वस्तु को हाई प्राइस पे सेल करे। ठीक है, तो आरबीआई के इस डिसीजन से सभी बैंक्स खुश थे कि भाई आपने रेपो रेट को चेंज नहीं किया, बढ़ाया भी नहीं, घटाया भी नहीं। ठीक है, और दूसरे रेट्स क्या क्या है ये पूछ सकता है। जैसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 6.75%, बैंक रेट 6.75%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, कैश रिजर्व रेशियो 4.50%, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%। तो ये दर आपको प्रेजेंट में याद होनी चाहिए। ठीक है, अब जब बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक जिक्र हुआ है डिसइन्फ्लेशन, क्योंकि ये कहा, बैंक्स ने कहा कि भाई आरबीआई ने फोकस किया है टू अचीव द लास्ट माइल ऑफ डिसइन्फ्लेशन। तो ये डिसइन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखो, इन्फ्लेशन क्या होता है? जब लगातार कीमतें, प्राइस इंक्रीज है, ठीक है, किसी ड्यूरेशन में, मान लो 1 महीने के अंदर प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस, दैट इज इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन जस्ट इसका उल्टा होता है, जब लगातार प्राइस गिर रहे हैं। डिसइन्फ्लेशन इन दोनों के बीच की सिचुएशन है कि जब इन्फ्लेशन ऐसे, इन्फ्लेशन था 5%, घट करके हुआ 4%, फिर इन्फ्लेशन आगे 4.5% हुआ। जब इन्फ्लेशन का रेट कम ऊपर नीचे है, दिस इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन का रेट डिक्रीज होता है, ठीक है, ये इंक्रीज वाला नहीं, डिक्रीज जब हो रहा है तो ये डिसइन्फ्लेशन है। ठीक है, रीइन्फ्लेशन क्या होता है? जब डिफ्लेशन की स्थिति होती है, जब लगातार कीमतें गिर रही हैं, तब दुकानदार को बहुत बड़ा लॉस होता है। उसका अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो दुकान धंधा ही नहीं करेगा, बिजनेस बंद कर देगा। तो रीफ्लेट करने के लिए, रीफ्लेट यानी मनी सप्लाई बिल्कुल लो है ना, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तभी दुकानदार कहता है भैया सस्ते में ही खरीद ले। अब उसमें लॉस, ऐसा तो सस्टेन नहीं कर पाएगा कोई भी बिजनेस। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो बेच देगा, वो बंद ही कर देगा अपना बिजनेस, क्योंकि उसको बिल्कुल कॉस्ट भी नहीं कवर हो रही है अपने प्रोडक्शन की। तो सरकार क्या करती है? इन्फ्यूज़ करती है मनी सप्लाई, सो डैट पीपल, लोगों के पास क्या हो, मनी सप्लाई ज़्यादा आए और वो दुकानदार को ज़्यादा से ज़्यादा कीमतें दे पाए। तो ये आपका होता है रीइन्फ्लेशन की स्थिति। इसमें सरकार टैक्स को रिड्यूस करती है ताकि लोगों के पास मनी सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो। फिर 2 वर्ड और आते हैं, रिसेशन, डिप्रेशन। रिसेशन का मतलब होता है, ये बिजनेस साइकिल है, पीक पे जाता है, फिर नीचे आता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर पीक पे जाता है। तो ये आपका क्या है? बिजनेस साइकिल है। ठीक है, रिसेशन में जैसे स्कूल में होता है ना, रिसेस, पॉज लग जाना, यानी कि आपका बिजनेस एक्टिविटी रन नहीं हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है। डिफ्लेशन की स्थिति भी हो सकती है। कोविड-19 में जब लोग के पास पैसा ही नहीं था, मनी क्रंच हो रहा है, लोग सस्ते दामों में भी बेच रहा है, तो आते आते क्या होने लगेगा? रिसेशन होने लगेगा। ठीक है, डिप्रेशन क्या स्थिति है? जब वो सीवियर रिसेशन बना रहे कुछ समय, लंबे समय तक, तो वो डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे अभी सेलिब्रेट हुआ है 7 अप्रैल को। इस बार इसका थीम क्या था, मेन पर्पस क्या था? माई हेल्थ माई राइट, फंडामेंटल राइट की बात की है। जो वर्ल्ड आपका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये उद्देश्य लगाया कि भाई हर कंट्री के पास, हर एक इंडिविजुअल का, टू अवेल हेल्थ फैसिलिटीज़ और सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। मैं बताऊं कि अप्रॉक्स 140 कंट्रीज़, 140 कंट्रीज़ ने हेल्थ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ राइट भी कहा है, जो हेल्थ की आपका रिकॉग्नाइज किया है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये हिंदू का आर्टिकल था,
बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल है, ठीक है। इसमें इंडिया के बारे में भी बताया कि अगर यहाँ पे इंडिया की स्थिति अगर हम देखें, जो हमारा चैलेंजेस है, इस साल ये फोकस किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने, कि भाई जिसका हेड ऑफिस जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, इक्विटी टू अवेल हेल्थ फैसिलिटी अमंग एवरीवन इक्वल बेसिस पे। ऐसा ना हो कि कोई गरीब है तो वो हेल्थ सर्विस नहीं ले पा रहा है, कोई अमीर है उसके पास पैसा है तो वो हेल्थ ले रहा है। तो दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, कंसर्न गवर्नमेंट, टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज टू एवरीवन ऑन इक्वल बेसिस, ठीक है। भारत की बात करें तो जितने शेड्यूल्ड कास्ट हैं, या फिर मैं बात करूँ मेट्रोपॉलिटन एरिया या फिर रूरल एरिया में बहुत ही कम ये सर्विसेज उपलब्ध होती है। इवन अर्बन स्लम एरियाज़ में भी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम होती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करूँ तो उसने ये इंडिकेट किया कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्सपीरियंस हायर चाइल्ड मोर्टालिटी रेट एज कम्पेयर टू जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो SC ST के लिए भी बहुत मुश्किल है ये बेनिफिट्स को उठाना। तो जहाँ जहाँ पे ड्रॉबैक्स है वहाँ सरकार काम करे, सो डैट माई हेल्थ माई राइट इंश्योर हो पाए हर किसी के पास, ठीक है। तो थीम आपकी ये थी, ठीक है। UPSC अगर बहुत इंडल्ज में जाएगा तो यहाँ से पूछ सकता है, वनडे एग्जामिनेशन में थीम सिंपली पूछेगा तो माई हेल्थ माई राइट। अपॉइंटमेंट पे चलते हैं, ठीक है। बिल्किस मीर, ये वाटर क्वीन इन्हें कहा जाता है, ये स्पोर्ट्स की आपकी वाटर क्वीन है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली ये महिला है, फीमेल है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि भारत की कोई फर्स्ट फीमेल ज्यूरी या जज कह सकते हैं, वो ओलंपिक की समर ओलंपिक जो पेरिस में होने वाला है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक रहेगा, उसकी ये क्या बनी है, एक ज्यूरी मेंबर बनी है, ठीक है। ये फर्स्ट फीमेल है भारत की तरफ से। ये हिस्ट्री क्रिएट इन्होंने कर दिया टू सर्व एज अ ज्यूरी मेंबर। ये 33rd इस बार जो है समर ओलंपिक्स होने वाला है, 33वां। ये वाटर स्पोर्ट्स प्रोमोटर हैं, एथलीट हैं जम्मू कश्मीर की, ठीक है जी। इससे पहले इन्होंने ये ज्यूरी मेंबर बनी थी जब एशियन गेम्स हांगजू में, जब चाइना के हांगजू में हुआ था एशियन गेम्स, उसमें भी ये ज्यूरी मेंबर रह चुकी हैं, ये पूछा जा सकता है। शी स्टार्टेड हर जर्नी इन 1998 एज अ कैनोइस्ट फ्रॉम जम्मू कश्मीर, सब्सिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड द कंट्री। ओलंपिक गेम्स के बारे में थोड़ा समझें। ओलंपिक गेम्स जो है ये वर्ल्ड की ओनली ट्रूली ग्लोबल मल्टी स्पोर्ट्स सेलिब्रेटरी एथलेटिक्स कंपटीशन है। 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है। 400 इवेंट्स में समर और विंटर दो तरीके के ओलंपिक्स होते हैं, जहाँ पे वर्ल्ड कम्स टू कम्पीट, फील इंस्पायर्ड एंड टू बी टुगेदर। ये छल्ले भी याद रखना, कभी कभी इन छल्लों से क्वेश्चन पूछ लेता है, कलर से भी इवन, ठीक है। तो समर और विंटर हर साल ईच हेल्ड एवरी 4 years, 4 सालों में ये एक बार होते हैं, ठीक है। तो अभी आपका जो 1992 के बाद ये दोनों होने लगे, दे हैव बीन हेल्ड ऑन अ स्टैगर्ड 2 years शेड्यूल, सो डैट ओलंपिक्स कवर 2 years इन ईदर समर। 2 साल में समर होगा, फिर 2 साल बाद आपका विंटर होगा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट चलते हैं मिनीश शाह के। मिनीश शाह जो है अभी से इलेक्ट हुए हैं एज अ चेयरमैन ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो NCDFI है, थोड़ा सा इसके बारे में समझे। इट इज़ अ नेशनल लेवल अपेक्स डेयरी कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड ऑन दिसंबर 7, 1970। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये नेशनल लेवल अपेक्स डेयरी कोऑपरेटिव संस्था है। ये गवर्नड है अंडर द प्रोविज़न ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2023। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें 20 रेगुलर मेंबर्स होते हैं, 14 एसोसिएट मेंबर्स होते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है एज इट्स इंस्टीट्यूशनल मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं कुछ डिफेंस सेक्टर में, देखते हैं। DG ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सदानंद वसंत दत्त हु रिप्लेस्ड दिनकर गुप्ता। DG ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट राजीव कुमार शर्मा, जिन्होंने बालाजी श्रीवास्तव को रिप्लेस किया है। DG ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स पीयूष आनंद, ठीक है, अतुल करवल को उन्होंने रिप्लेस किया। एडिशनल DG ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप S सुरेश
हेड ऑफ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी अनुराग अग्रवाल। ठीक है, अवार्ड्स पे चलते हैं। स्कोच ESG अवार्ड 2024 इन रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी REC लिमिटेड को मिला। इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड जो है वो मीना चरंदा को मिला है 2024 का। टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड्स बाय द टाइम्स ग्रुप विजय जैन को गया। एबल प्राइज जो कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस जो मैथमेटिशियन होते हैं उन्हें मिलता है, ये माइकल टायलर ग्रैंड को मिला है। 29th देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2023 निशांत को मिला फॉर कविता पाठक आलोचना। ठीक है, डिफेंस में चलते हैं। अब डिफेंस की तरफ अगर हम चलें तो आर्मी ने इंडक्टेड किया आकाश तीर सिस्टम। ठीक है, तो ये आकाश तीर सिस्टम जो है वो इन्हांस कर रहा है एयर डिफेंस पॉस्चर। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं। आर्मी ने अभी ये स्टार्ट किया इंडक्शन ऑफ कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम अंडर प्रोजेक्ट आकाशदीप। ठीक है, तो ये जो आकाशदीप है ये किसने स्टार्ट किया, कौन कंट्रोल कर रहा है, आर्मी, जिसका मेन इरादा है एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को और भी बूस्ट करना। ठीक है, डिप्लॉयमेंट ऑफ द सिस्टम बिगेन विद फ्लैगिंग ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ कंट्रोल सेंटर्स फ्रॉम बेल गाजियाबाद। ठीक है, तो ये जो आकाशदीप प्रोजेक्ट है ये डेवलप किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम क्या रहेगा, सिग्निफिकेंटली इन्हांसिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द आर्मीज एयर डिफेंस। ठीक है, ये आकाशदीप या आकाशदीप प्रोजेक्ट इज अ कटिंग एज इनिशिएटिव डिजाइन टू ऑटोमेट एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग प्रोसेस बाय डिजिटाइजिंग द इंटायर प्रोसेस। तो मेन पर्पस बस इसका यही है कि ऑपरेशन कैपेबिलिटी को बढ़ाना, इन्हांस करना एयर डिफेंस। ठीक है, सिटी ऑफ मिराज जिसे अभी GI टैग जियोग्राफिकल लोकेशन जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, किसके लिए मिला है, फॉर आर्ट ऑफ मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपका सितार है और तानपुरा है। ठीक है, ये एक स्मॉल टाउन है महाराष्ट्र के संगली ज़िले में। ये है एक टाउन स्मॉल जो प्रसिद्ध है अपने क्राफ्ट्समैनशिप के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, स्पेशली सितार एंड तानपुरा। ठीक है, ये याद रखना है, मिराज का सितार एंड तानपुरा। सागर कवच ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे हुई है, ये ऑर्गेनाइज हुई है लक्षद्वीप आइलैंड पे। ठीक है, तो ऑल मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज इंक्लूडिंग इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस, फिशरीज, कस्टम्स सभी सम्मिलित थे इस एक्सरसाइज में। इंडिया टू स्टॉप इम्पोर्टिंग यूरिया बाय एंड ऑफ 2025। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनसुख मंदाविया जो केमिकल फर्टिलाइज़र मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि हम भारत में इतना अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं कि जिससे कि हमारा यूरिया जो हम इंपोर्ट करते हैं, हमारी डिपेंडेंसी रहती है, उसे हम ख़त्म कर दें बाय द एंड ऑफ दिस 2025 और रिप्लेस करेंगे नैनो लिक्विड एरिया एंड नैनो लिक्विड डाई एमोनियम फॉस्फेट से, डैप से। ठीक है, तो यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र जिससे कि क्रॉप्स की और सॉइल हेल्थ बनी रहेगी, गुड है ये इनके लिए। केमिकल फर्टिलाइज़र्स को हम बंद करना चाह रहे हैं। कुछ सरकार ने इनिशिएटिव भी लिए जिसकी वजह से हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा है और इम्पोर्टिंग जो हमारे यूरिया की डिपेंडेंसी है वो डिक्रीज़ हुई है। जैसे कि आपका PM प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नॉरिशमेंट एंड एम्यूरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो ये स्कीम का मेन पर्पस था कि स्टेट और यूटीज़ को इंसेंटिवाइज करना टू प्रमोट द यूजेस ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। दूसरी स्कीम यूरिया सब्सिडी स्कीम जिसका मेन पर्पस था कि फार्मर्स को पहुंचाना स्टैट्यूटरी नोटिफाइड मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि यूरिया पहुंचेगा इस मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर। ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होता है, इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर दैट कैन बी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ कस्टमर। इसके अलावा एक और सब्सिडी पॉलिसी सरकार ने निकाली थी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी, जिसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी दिया जाएगा एनुअल और सेमी एनुअल बेसिस पे, विच इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फेट एंड
पोटेसिक फर्टिलाइज़र एट रीजनेबल प्राइसेस टू दी फार्मर्स। ठीक है, उसके बाद आपका आता है INS शारदा। ये जो INS शारदा है इसको अवार्ड दिया गया है, अवार्ड मिला इसको ऑन द स्पॉट यूनिट सिटेशन। ठीक है, ये क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इस शिप ने ये इन्वॉल्व थी टू सेफ रिलीज ऑफ ऑल 19 क्रू मेंबर्स, जिसमें 11 ईरानियन थे, 8 पाकिस्तानी थे, ऑफ ईरानियन फिशिंग वेसल ओमारी विच वॉज हेल्ड हॉस्टेज, जिसको समुद्री लुटेरे जो है उन्होंने इन्हें कैद करके रखा था। तो वहाँ से इन्हें छुड़ाया हमारी इंडियन आर्मी ने, नेवल फोर्स ने। ठीक है, और यूज़ थी उसमें INS शारदा। ये चीफ है आर्मी ऑफिसर के जनरल मनोज पांडे, नेवल के जो हैं वो एडमायरल R हरि कुमार है, एयर स्टाफ के आपके एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट अप्रैल डेज हैं, मैं PDF शेयर करूँगी, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई करंट अफेयर्स सेशन हेयर ओनली। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that my morale will be boost more to bring more questions or the current affair topics for you guys. Thank you.